ओके एवरीवन, सो अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और अगर ऐसे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उन पे क्या होगा। सो पहले अगर हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जैसे नेम से ही पता चल रहा है, पोलर मीन जिसमें पोलैरिटी है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम ये एक मॉलिक्यूल मान के चलें तो पोलैरिटी का मतलब है कि एक एंड पे पॉजिटिव है तो दूसरे एंड पे नेगेटिव होगा। यानी इन अदर टर्म्स अगर हम बात करें, अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव अगर वो ऐसे शो होता है तो वो किस में आएंगे, नॉन पोलर में आएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं ये सर्कल ड्रॉ करके अगर यहाँ पॉजिटिव और उसके नीचे नेगेटिव लिख रहा हूँ तो मतलब मैं ये शो कर रहा हूँ कि सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं। जबकि पोलर मॉलिक्यूल में हम देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं करता है उन्हें हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि उनके अंदर अपनी इनबिल्ट पोलैरिटी है। लेकिन जब हम ऐसे मॉलिक्यूल, जैसे हमारे पास एग्जांपल है ये वाटर की है, इसमें 105 डिग्री पे ये लोग अलाइन कर रहे हैं तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स में आते हैं। ऐसे ऐसे हमारे HCl है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अल्कोहल है, ये सारे के सारे क्या हैं, देयर आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ दी पोलर मॉलिक्यूल्स बिकॉज देयर शेप इज नॉट सिमेट्रिकल। तो उनके चार्ज की जो सेंटर हैं वो कोइंसाइड नहीं करते हैं। अब हमें ये दिख रहा है कि इनके बीच में अपने पास क्या है, अपनी इंडिपेंडेंट पोलैरिटी है। तो जब हम इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ स्टडी करेंगे तो क्या हमें पोलैरिटी दिखेगी? सो आंसर है कि नहीं दिखेगी, बिकॉज इनके अब अगर हम एक मोल की बात भी करें तो उसमें राउंड अबाउट 10⁻23 की रेशियो में आपके पास क्या आते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे। तो उन सबका जो आपके पास पोलैरिटी है वो सब रेंडमली ओरिएंटेड होती है। तो नेट इफेक्ट जो आता है वो जीरो आता है कि जब हमने इसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो नेट पोलैरिटी भी कितनी आएगी, जीरो ही आएगी, बिकॉज इन सबके जो परमानेंट डाइपोल्स हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड हैं और नेट रिजल्ट क्या आता है, जीरो आता है। अब जब हम ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, ओके, कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, तो ये भी क्या करेंगे, दे स्टार्ट अलाइनिंग देमसेल्फ, की जो आपका पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है ये भी अपने आप को क्या करेगा, अलाइन करना शुरू कर देगा। और हमारे पास क्या आएगा, नेट डाइपोल मूवमेंट आएगा। देयर विल बी ए नेट डाइपोल मूवमेंट। बट ये 100% अलाइन नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द थर्मल एजिटेशन। जो थर्मल आपकी जो प्रॉपर्टीज आती हैं उस कारण ये 100% अलाइन नहीं कर पाते, पर कुछ हद तक अलाइन कर जाते हैं और हमें एक पोलर नेट पोलर मूवमेंट मिल जाता है। ओके, देयर विल बी अ net dipole, sorry, not a polar moment, it's a net dipole moment, will not be zero but we'll get some dipole moment। अब वही बात आती है जब हमारे पास है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो मैंने जैसे आपको बताया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि इनका सेंटर ऑफ द पॉजिटिव मास एंड द नेगेटिव मास कोइंसाइड एट वन पॉइंट। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, दे विल बी योर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी क्या है कि जैसे ही हम क्या करेंगे, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो आपका नेगेटिव चार्ज जो है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो कहीं और चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहीं और चला जाएगा। सेंटर ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ कोइंसाइड नहीं करेंगे तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, इट विल ऑल्सो हैव अ सम डाइपोल मोमेंट। ओके, अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमने जो स्टडी करना है वो हमने स्टडी करना है डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब है एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम जो अपने आप कोई कंडक्ट नहीं करता लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो पास ऑन कर देता है। तो अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को क्या करें, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा। तो डाइलेक्ट्रिक इज आल्सो मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम ये मान लें कि हमने एक डाइलेक्ट्रिक लिया, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट से पॉजिटिव से नेगेटिव हमारी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और उसके बीच में हमने क्या किया, एक सॉरी डाइलेक्ट्रिक्स नहीं बट ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक्स को रख रहे हैं और लेट डाइलेक्ट्रिक्स के बीच में हम ये मान लेते हैं ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं। सो अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण आपका नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। सो अगर हम यहाँ इतना स्टडी करें तो हमें ये दिखेगा कि ये जो बीच का है सिस्टम ये आपस में क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बचा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इस कारण क्या होगा,
हमारे पास एक पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अगर हम ये मान लें कि हमारे पास ये क्या है, ई नॉट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ईपी ड्यू टू पोलराइजेशन हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बचेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी हमारे पास ई नॉट जो हमने अप्लाई की थी माइनस ईपी। तो ये डाइलेक्ट्रिक के केस में होता है कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, नेट रिजल्ट हमें उससे कुछ कम मिलेगा। वो कितना मिलेगा, जितनी उसमें ड्यू टू पोलराइजेशन प्रोड्यूस होगी वो कम हो जाएगी। अब जब हमने डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उस कारण जो डाइपोल मोमेंट आता है, दैट डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। ओके, अल्फा हमारे पास यहाँ पर है, अल्फा इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसे कहा जाता है एटम और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। एटम, एटॉमिक और नॉट इवन एटम, दिस एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट इज जस्ट हमने इसलिए यूज किया है ताकि हमारे पास जो हमारा कांस्टेंट आए अल्फा वो क्या बन जाए, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाए। एप्सिलॉन नॉट को हमने सिर्फ इसलिए यूज किया है ताकि ये अल्फा हमारे पास क्या बने, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाए। ओके बेटा, सो हमारे पास एक रिलेशन आ गया, P इज इक्वल्स टू अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, और दूसरा हमें ये समझ में आ जाता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आएगी दैट विल बी ई नॉट माइनस ई पी आएगी। यहाँ पे ई सॉरी ई पी हमारे पास क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दी पोलराइजेशन, कि जब आपकी डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होगी तो उसके इफेक्ट को कुछ कम कर देगी। तो दिस इज कॉल्ड द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई रिप्रेजेंट करती है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब हमें पता है कि अगर सिग्मा हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो दिस इज सिग्मा इज योर डेंसिटी, और अगर हमारे पास एप्सिलॉन उस मीडियम की परमिबिलिटी है, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया विच इज फर्दर रिटन एज पी बाय एप्सिलॉन। ओके, अब P की वैल्यू हमने अब यहाँ पे P रिप्रेजेंट कर देती है आपकी डाइपोल मोमेंट डेंसिटी। तो एक रिलेशन हमारे पास ये भी आ जाता है जो आपको 1 मार्क्स में या MCQs में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत बार आगे यूज होगा। दैट इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, so dielectric constant is just the ratio of the external electric field and the net field। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, कि हमने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी और हमारे पास कितनी आई। इन दोनों की रेशियो को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट जस्ट द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ मीडियम। ये डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है, डिफरेंट इसकी वैल्यू होगी, और दिस कैन बी रिटन एज ई नॉट अपॉन E minus E, sorry, E not minus EP। So this is your dielectric constant। ये कई बार आपके बार यूज में आएगा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। It is represented with psi, CHI, called psi। अब आपने ये समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के। जो हमने हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है कि रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, तभी पोलराइज करेगी। बिकॉज लगाई तो हमने मान लो 100 है, लेकिन इफेक्टिव हमारे पास 80 आई है, तो इफेक्ट के कारण ही वो पोलराइज होगी। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस रिटन एज एप्सिलॉन साई ई, और यहाँ पर साई क्या है, इट रिप्रेजेंट योर इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। ओके, सो अब एक क्वेश्चन आपके लिए और आता है, जो इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी है ये 0 होती है फॉर वैक्यूम। एक और क्वेश्चन पहले